तो चलिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम आर दिस एंड 3/8 रेस्पेक्टिवली इफ ऑल द थ्री ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली। अगर तीनों लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व इट, है ना। तो बात समझें कि प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास गिवन है उसको लिखते हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी व्हेन ए विल सॉल्व इट, क्या दिया हुआ है सर, जिसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहा हूं वो है 1/3। प्रोबेबिलिटी व्हेन बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख रहा हूं वो है 2/7। प्रोबेबिलिटी व्हेन सी विल सॉल्व इट, है ना बेटा। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 3/8। क्लियर है। अब आप मेरे को ये सोच के बताओ, ए अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और बी अगर प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए तो क्या डिपेंडेंट इवेंट्स है? सर अपना अपना अगेन कैपेबिलिटीज हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। फिर से ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं लिख के देगा, लेकिन आपको अपने आप सोचना है यार ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, डिपेंड ही नहीं कर रहा। एक बंदा सॉल्व कर ले, एक ना कर पाए तो ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या एक ने सॉल्व कर लिया और दूसरा भी कर जाए, कोई नकल नहीं हो रही यहाँ पे, कोई चीटिंग नहीं होने जा रही, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, विल सॉल्व क्या प्रॉब्लम, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं फर्दर लिखना चाहूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बिल्कुल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो प्रॉब्लम ए सॉल्व कर ले, बट या नीदर भी लिख सकता हूं ना, नीदर दो नहीं कर पाएंगे ना, नीदर बी नॉर सी सॉल्व, ठीक है। और आप क्या कहोगे सर इस बार हम लिख देते हैं बी सॉल्व कर ले, बी सॉल्व, है ना, सॉल्व भी लिख देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगी वहां पे। नीदर ए नॉर सी सॉल्व, फिर आप क्या कहेंगे सर, एक बार और लगेगा प्रोबेबिलिटी, इस बार कौन सॉल्व कर दे सर, सी सॉल्व कर दे, नीदर ए नॉर बी सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर हो रही है आपको इतनी बात, है ना। मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकता हूं। आगे सर मैं जानता हूं नीदर और नॉर अगर दोनों इकट्ठे आते हैं इसका मतलब होता है एंड, है ना, बोथ होता है बोथ, और बोथ का मतलब एंड की बात होती है। मतलब जैसे हम मान लीजिए किसी भी पार्टी में जाते हैं, मैंने कहा नीदर टी नॉर कॉफी, मतलब मैं दोनों नहीं लूंगा, दोनों का मतलब आ गया बोथ, है ना। ईदर और का मतलब हुआ या तो मैं ये ले लूंगा, या तो मैं चाय ले लूंगा, या मैं कॉफी ले लूंगा, तो कोई एक मैं चूज करने जा रहा हूं। फर्क है दोनों बातों में, नीदर नॉर में मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मतलब दोनों नहीं लूंगा, मतलब दोनों ही नहीं आएंगे, नीदर बी नॉर सी, दोनों ही सॉल्व नहीं कर पा रहे बोथ, तो यहां पर एंड की बात आ रही है। क्लियर है बात। तो मैं अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखूं तो ए तो सॉल्व कर ले और ये ना कर पाए तो ए सॉल्व कर ले इंटरसेक्शन, है ना, ए कर ले एंड ये, और ये ना कर पाए मतलब दोनों ना कर पाए, दोनों का मतलब फिर से एंड, मतलब बी भी ना कर पाए और सी भी ना कर पाए, प्लस इस बार कौन सॉल्व कर ले, बी कर ले, फिर से नीदर एंड ए भी ना कर पाए सर और सी भी ना कर पाए, फिर क्या लेंगे सर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो सॉल्व कर ले, इंटरसेक्शन ए सॉल्व ना कर पाए, इंटरसेक्शन बी भी सॉल्व ना कर पाए। कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी जब एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व, तो एक सॉल्व कर जाए, बाकी दोनों ना कर पाए, है ना। आप इसके बजाय डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे सर, मैं जानता हूं बिकॉज ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार एंड सी बार। अगर ये बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ना तो मैं ये चीज नहीं लिख सकता, मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो यहां क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ए के आने की है 1/3, सर बी नॉट की भी निकाल लेते हैं यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1 माइनस 1/3 विल गिव यू 2/3। प्रोबेबिलिटी बी के ना होने की, सॉल्व बी से सॉल्व ना हो उसकी होगी 5/7। तो प्रोबेबिलिटी इसी तरह से सी से ना सॉल्व होने की 1 माइनस 3/8 विल गिव यू आंसर 5/8। क्लियर है बात।
तो 1/3, बी के से ना सॉल्व हो 5/7, सी से ना हो 5/8, बी से सॉल्व हो जाए मतलब 2/7, ए से सॉल्व ना हो मतलब 2/3 और सी से भी सॉल्व ना हो मतलब 5/8, सी से सॉल्व हो जाए मतलब 3/8, ए से ना हो मतलब 2/3 और 5/7। तो सर एलसीएम आएगा देखो सेम, 3 7 जा 21, 21 इंटू 8 होता है बेटा 168, ठीक है। 5 5 जा सर 25, 4 5 जा 20 प्लस 6 5 जा 30, तो ये हो गया सर 75 अपॉन में 168, ये 3 से कट जाएगा, देखते हैं 3 ये कितना आएगा 25 और ये 5 6, तो आंसर आएगा 25/56। क्लियर है, लिख ले आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर दिस एंड दिस। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। केस एक ये दिया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और दूसरा कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट, है ना। ये तो बिल्कुल प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये एक और केस दे दिया है और इस बार सिर्फ 2 ही लोग दिए हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन को, देखो प्रोबेबिलिटी अगर ए विल सॉल्व इट, है ना, आप थोड़ा सा लिख दिया करो, उसके बाद इसको लेट किया करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या दी हुई है सर 1/2। तो प्रोबेबिलिटी बी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो प्रोबेबिलिटी बी के सॉल्व करने की दी हुई बेटा 1/3। तो सर इस बात से एक बात तो पता है मुझे कि ए और बी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, तो हमें ए नॉट की जरूरत पड़ती है ना, ए बार की, तो 1 माइनस हाफ, तो ये मैं हाफ निकाला है। सेम वे बी बार मतलब बी नॉट, कि बी सॉल्व ना कर पाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है विच इज 2/3। क्लियर है बात। कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, तो इस बात का मतलब ये हुआ सर कि प्रोबेबिलिटी ये हुई, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, ए सॉल्व एंड या बट बी नॉट सॉल्व, है ना। और आप क्या कहोगे सर, प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व एंड या फिर बट ऊपर लगाता हूं मैं ए नॉट सॉल्व। और उसने ये कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसने ये नहीं कहा कि ए की जना सॉल्व कर पाए। तो सर एक केस ये भी तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व एंड बी ऑल्सो सॉल्व इट, बी सॉल्व इट, है ना, दोनों ही सॉल्व कर जाए, यानी एग्जैक्टली वन ऑफ देम की बजाय क्या दे दिया, एटलीस्ट वन सॉल्व इट, है ना। स्लैश करके मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एट द लीस्ट वन सॉल्व इट, है ना। कम से कम एक बंदा सॉल्व कर जाए, तो यहां पर या दोनों भी कर जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब नहीं है कि एक कर रहा है 2 कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है सॉल्व हो जाए तो एक कर दे या ये कर दे या दोनों कर दे, इस तरह से सोचना है। तो सर प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व कर दे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी ना कर पाए, प्लस प्रोबेबिलिटी बी कर जाए इंटरसेक्शन ए ना कर पाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ए भी कर जाए और बी भी कर जाए। अगेन दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये कौन से इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार। अगर बेटा ये डिपेंडेंट इवेंट होते तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, ये बात आपको याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ और बी के ना सॉल्व करने की थी 2/3, बी के सॉल्व करने की हो गई 1/3, इसके ना सॉल्व करने की हाफ, तो इसकी हाफ इंटू में 1/3, राइट। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, ऊपर आएगा यहां से 2, यहां से 1, यहां से 1, तो ये हो गया सर 4/6, तो आंसर आएगा 2/3 is the probability of the problem is solved, है ना, और 66.66% अगर in terms of percent निकालते हैं। क्लियर है बात। अच्छा आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब इस बार ये मतलब हुआ कि केवल एक जना ही सॉल्व कर पाए, तो प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व कर जाए बट या एंड, है ना, बी नॉट सॉल्व, ये लिखा था ना हमने, ठीक है। और सर ये भी तो केस हो सकता है कि इस बार बी सॉल्व कर जाए एंड या बट ए ना कर पाए, ये बट है भाई, एक सेकेंड, बी यू टी, ए नॉट सॉल्व,
है ना, जिसको हम एंड भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटीज या सेट्स के कंसर्न में अगर बात करूं तो ए सॉल्व कर जाए इंटरसेक्शन बी ना कर पाए, प्लस प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व कर जाए इंटरसेक्शन ए ना कर पाए। क्लियर है सर? ये तो हम कर चुके हैं। देखो सर इसी को तो सॉल्व किया था, देखो ध्यान से, है ना। और अगर मैं फर्दर बात करूं, मैं पूरी सॉल्यूशन दिखाता हूं इसका, ये चीज, ठीक है। चलो दोबारा कर लेते हैं। यहां पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, बी सॉल्व कर जाए ए ना कर पाए। अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये थी, बी की ये थी, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये थी और ये थी। 2/6 देखिए 1/6 तो हो गया कितना, 3/6, तो आधी मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई एक बंदा इसको सॉल्व कर देगा। देख लो यहां से भी 2/6 और 1/6, 3/6 यही आ रहा है आपका आंसर। क्लियर है? लिख ले आप इसको। तो चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहता है ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 70% ऑफ द केसेस, है ना। यानी एक जो ए नाम का लड़का है या ए नाम का बंदा है वो 70% केसेस में सच बोलता है, प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है। एंड बी स्पीक्स द ट्रूथ इन 90% ऑफ केसेस, इन 90% ऑफ केसेस, यानी बी 90% केसेस में सच बोलता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिख लूं थोड़ा सा, तो प्रोबेबिलिटी ए के ट्रुथ बोलने की, सच बोलने की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो है 70/100। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी बी के ट्रुथ बोलने की, जिसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो होगी सर 90/100। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 7/10 और यहां पर आएगा 9/10, है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। और सर फिर से वही बात है, दोनों इवेंट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। एक सच बोलता है, दूसरा झूठ बोले, सच बोले, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 1 - 7/10 विच इज 3/10। सेम वे मैं बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 - 9/10 मीनिंग 1/10। बताएं इतनी बात क्लियर है? तो देखिए सर हमें करना क्या है, कहता है प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन द सेम फैक्ट, है ना। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करें मैं, या फिर इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूं, दे विल नॉट एग्री, यानी सहमत ना हो, ईच अदर, है ना, ऑन द सेम क्या फैक्ट, मतलब किसी भी फैक्ट पर वो लोग एग्री नहीं हो रहे, सहमत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे सर? देखिए प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है, ए क्या, दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब ए ने अगर कहा ये सच है तो एंड, अगर ए ने कहा ट्रुथ एंड कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कौन? बी। बी क्या कहेगा? इट इज रॉन्ग या फॉल्स, है ना, या फिर लाई। ट्रुथ सच होता है, लाई झूठ होता है ना। और अगर बी ने कह दिया ट्रुथ तो ए क्या कहेगा? एंड ए विल लाई इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब एक दूसरे को इन्होंने क्या नहीं होना, सहमत नहीं होना। अगर ए ने सच बोला तो कहता है बी नहीं ये तो झूठ है भाई। जैसे ए ने कहा दिन है, बी कहेगा नहीं दिन नहीं है अभी रात है। और अगर बी ने कह दिया दिन है तो कहेगा ए नहीं भाई रात है। होता है ना दो भाई बहनों में इस तरह से कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही करना है, तो वही चीज हो रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। बी के सच बोलने की है, बी के झूठ बोलने को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर से। और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी बी सच बोल रहा है, इंटरसेक्शन ए झूठ बोल रहा है, और झूठ को हम बाहर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा लाई को। ये ट्रुथ है तो वो लाई है। क्लियर है बात? और मैं आपको पहले भी बता चुका, आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट, है ना। इसका मतलब फर्दर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब ये होगा। और एक बात, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, आपकी बुक लिखती है कई जगह पर ये डायरेक्ट। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी बी सच बोल रहा है लेकिन ए इस बार झूठ बोल रहा है, तो ए के सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/10, और बी के झूठ बोलने की 1/10, प्लस बी के सच बोलने के सर 9/10 और ए के झूठ बोलने के 3/10। तो देखिए एलसीएम आएगा 100, चेक करो 100 आएगा ना। तो ये कितना है? 7 और ये कितना है? 27। ये कितना है? 27 और 7 34। तो अल्टीमेटली 34% टाइम दे विल नॉट एग्री टू ईच अदर और कॉन्ट्राडिक्ट टू
ईच अदर। क्लियर है बात आपको? अच्छा एक और देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब अब की बार वो एक दूसरे से सहमत हो रहे हैं, मतलब दे विल एग्री टू ईच अदर, एग्री टू ईच अदर। बेटा जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं ना, क्वेश्चन ये भी दे देता है और ये भी दे देता है। ये देता है तो बच्चे थोड़ा सा जल्दी पकड़ लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट की जिसको नहीं मालूम है कि क्या होता है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, भाई मीनिंग ही नहीं पता होगा तो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। असहमति होता है कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, बस सिंपल सी बात है। जैसे आप देखते होंगे ना संसद के अंदर बीजेपी और कांग्रेस आपस में कभी सहमत नहीं होते, उस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, इस बार सहमत हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब अगर ए ने सच बोला, अगर मैं इसको पूरा लिखता हूं तो बी भी कह रहा है सच है ये बात। अगर ए ने कह दिया ना दिन है, तो बी भी कह रहा है दिन ही है। और अगर ए ने लाए बोला तो बी क्या कहेगा, तब भी यही बात है जी, बी भी एग्री हो रहा है, दोनों एग्री हो गए इस बार। तो ए ट्रूथ बोलता है, मतलब ए के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 7/10। या हम इसको है ना थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं कि सर इसको सेट की फॉर्म में लिख दें, ए एंड का मतलब क्या है सर, इंटरसेक्शन, प्लस प्रोबेबिलिटी ए झूठ बोल रहा है, इंटरसेक्शन बी भी झूठ बोल रहा है। अगेन सर ये कैसे इवेंट्स हैं, ये सभी इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैं इनको डायरेक्ट लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो ए की है 7/10 इंटू 9/10 प्लस ये है सर 3/10 इंटू 1/10। तो नीचे तो 100 ही आएगा बेटा, 7 9 क्या होता है 63, 63 में 3 जोड़ देंगे तो आएगा 66। तो 66% टाइम वो लोग एक दूसरे से एग्री हो रहे हैं। और सर एक बात और बताऊं, ये क्या था, वो एग्री नहीं हो रहे, और सभी का जो सम होगा एग्री ना होना और एग्री होना, उनका सम तो 1 होगा, और इन टर्म्स ऑफ परसेंट तो 100% होगा। और अगर मैं 100 में से 34 घटा दूं ना, यहां पर एग्री नहीं हो रहे तो 66% वो एग्री हो रहे हैं। ऐसे भी पूछ सकते थे हमारे आंसर पे, क्लियर है, लेकिन आप लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग एन एग्जाम इज दिस एंड बी पासिंग एन एग्जाम इज दिस, है ना। मेरे को स्टूडेंट ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक बार हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ए विल पास, जिसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कौन है वो 3/7। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट बी विल पास द एग्जाम, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी बी, वो है 5/7। अब फिर से मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्टूडेंट ए पास हो या बी पास हो, क्या एक दूसरे पर डिपेंड करना है, डिपेंडेंसी है पास होने की किसी पर या फेल होने की? नहीं है, है ना। तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट पास द एग्जाम या ए फेल फ्लंक 1 - 3/7 विल गिव यू 4 आएगा ना बेटा, यहाँ तो 4/7 है ना, 4/7। अच्छा, प्रोबेबिलिटी इसी तरह से बी के पास ना होने की 1 - 5/7 और 2/7, है ना। अब ये नहीं बोल सकते ना फेल हो गया, हाँ पास नहीं हुआ वो फिर भी पॉजिटिव लगता है, फेल हो गया वो थोड़ा नेगेटिविटी पर जाता है, राइट। तो हम उसी तरह से बोलते हैं ए पास हो जाए या ना हो, ठीक है। तो कहता क्या है, प्रोबेबिलिटी बोथ पासिस द एग्जाम। तो बोथ पासिस द एग्जाम का मतलब ये हुआ ए पास एंड बी भी पास, है ना। तो सर इसका फर्दर मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। पास वाले के लिए मैं ए ये वाला ले रहा हूं, तो ये क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस। तो विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/7, ये हो गई 5/7, तो ये आएगा आंसर 15/49। क्लियर है बात। अच्छा, ओनली ए पासिस, मतलब ए ही पास हुआ है, ए पास होना चाहिए, पास, ओनली ए पास, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ए तो पास हो जाए एंड बी नॉट पास, नॉट पास। तो फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए तो पास हो जाए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी पास ना हो, तो इसी को मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं लिख पा रहा हूं। तो ये है 3/7 और ये कितना है 2/7, तो ये आएगा 6/49। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से बात। अब वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम, तो वन ऑफ देम का मतलब सर प्रोबेबिलिटी ए पास कर दे एंड बी नॉट,
है ना, ऐसे लिख देते हैं नॉट। और सर ये भी तो हो सकता है बी पास हो जाए एंड ए नॉट पास, ठीक है। तो इसी को मैं फर्दर लिख सकता हूं, ए तो पास हो गया, इंटरसेक्शन बी नहीं हुआ, प्लस प्रोबेबिलिटी बी तो पास हो गया, इंटरसेक्शन ए नहीं हुआ। तो सर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी है सर 3/7, बी के ना होने की है 2/7, तो बी के पास होने की हो गई 5/7 और ए के ना होने की है 4/7। तो देखिए एलसीएम तो सर अभी भी 49 ही आएगा, 3 2 जा 6 और 20, 6 और 20 26, यही हमारा आंसर होगा इसका, है ना। आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहे हैं तो एटलीस्ट वन पास। एटलीस्ट का मतलब ही होता है ईदर और, है ना, या फिर यूनियन। भाई या तो मैं कहूं इन दोनों का यूनियन निकाला, लेकिन सर यूनियन निकाले कैसे, इंटरसेक्शन गिवन नहीं है, तो इंटरसेक्शन ही गिवन नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे। और वैसे भी एक बात बताओ कि एटलीस्ट वन पास के तो सर हम डायरेक्ट ही केस बना लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इतना तामझाम लगाने की। क्या ए पास हो जाए एंड बी पास ना हो, बी नॉट, प्लस या और लिख दूं मैं, चलो ये केसेस वैसे मैं लिख रहा हूं, अब नहीं लिखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। ए ना हो, ए नॉट, बी नॉट, ए नॉट, है ना। जब हम लिख रहे हैं तो बार थोड़ी लगाना चाहिए। और सर कम से कम एक पास हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ए के पास होने की एंड बी के पास होने की, दोनों पास हो जाए। बेटा मैं ये कह रहा हूं एटलीस्ट का मतलब ऐसे ईदर और होता है, यूनियन होता है इन टर्म्स ऑफ सेट्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मुझे ईदर और लगाना है या यूनियन लगाना है तो इंटरसेक्शन पता होना चाहिए इनका, ऐसे नहीं मैं कर सकता। क्लियर है बात? तो आप इसी तरह से करें, इनको ज्यादा अच्छे पढ़ते हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी किसके पास होने की, ए लेकिन बी ना हो, प्लस प्रोबेबिलिटी बी पास हो ए ना हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ए भी पास हो और बी भी पास हो। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये पोर्शन देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि सर इसको तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, लास्ट क्वेश्चन में किया है। कितना आया था आंसर? 26/49 आया था ना, प्लस सर ये भी क्वांटिटी हम सॉल्व कर चुके हैं, दोनों पास हो जाए 15/49, तो 26 और 15 कितने होते हैं सर? 41/49 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको आराम से, है ना। एटमोस्ट वन पासेस, ज्यादा से ज्यादा एक पास हो जाए, मतलब ए तो पास हो जाए एंड बी नॉट, या सर बी पास हो जाए एंड ए नॉट, ज्यादा से ज्यादा एक पास, मतलब दोनों ही भाई रह जाएं, ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी है भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए नॉट एंड बी नॉट। क्लियर है बात? ठीक है, तो ए पास ना हो, ए पास हो जाए इंटरसेक्शन बी ना हो, या बी पास हो जाए इंटरसेक्शन ए ना हो, या दोनों ही रह जाए, दोनों ही ना हो। तो सर हम इसको फर्दर ओपन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए और बी ना हो, बी हो जाए लेकिन ए ना हो, प्लस सर ना तो ए पास हो इनटू ना ही बी पास हो। और सर इसको तो मैं सॉल्व भी कर चुका हूं, चेक करो यहां से 26/49 प्लस ना ए पास हो ना बी पास हो, ए भी पास ना हो और बी भी ना हो, तो 4/7 इंटू 2/7, 4 2 जा 8, 8 और 26 होंगे बेटा 34/49, है ना। कटता है तो काट दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नन ऑफ देम पासेस, ये तो अभी कराया हमने सर। प्रोबेबिलिटी एक भी बंदा पास ना हो, मतलब नॉट ए पास एंड नॉट बी पास। तो नॉट ए का मतलब हुआ ए भी ना हो एंड इंटरसेक्शन बी भी ना हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। और इसी को तो अभी अभी सॉल्व किया था हमने, 4 2 जा 8 अपॉन में 7 7 जा 49, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है बात? लिख लें फ्रेंड्स। एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है इन ए क्लास 40% स्टूडेंट स्टडी स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो हम लिख लेते हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट स्टडीज स्टैटिस्टिक्स, है ना, प्रोबेबिलिटी स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स, राइट। इसी ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, मैं इसको और करके लिख रहा हूं नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी है सर? ये 40%। आगे चलते हैं, 25% स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग क्या है सर? ये
मैथ्स, है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं मैथ्स, और इसी को हम PM लेके चलते हैं, 1 मिनट के लिए कितना है 25%। आगे बात करते हैं, कहता है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट स्टडिंग बोथ का मतलब क्या हुआ सर, प्रोबेबिलिटी S इंटरसेक्शन M कितनी दी हुई है सर, 15%, जिसको मैं 15/100 भी लिख सकता हूं। वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ही स्टडी स्टैटिस्टिक्स। अगर मुझे सिर्फ इतना निकालना है तब तो अलग बात है, कहता है इफ इट इज नोन दैट ही स्टडीज मैथ्स। कहता क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की, अगर वो मैथ्स भी पढ़ता हो, तो सर अगर ये लाइन ना हो ना, ये वाली लाइन जिसको मैं अंडर बॉक्स में डाल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट का है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है सर, ये क्वेश्चन कहता है कि ये तो पता है, ये इवेंट तो हो चुका, ये तो वो पढ़ता है, तो इस बात का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की निकालो, जिसको मैंने S बोला है, और अगर M पता हो तो इसकी नोटेशन हम इस तरह से करेंगे, तो दैट इज द रीजन ये डिपेंडेंट इवेंट्स का पर क्वेश्चन है। सर हम तो इंडिपेंडेंट कर रहे थे, मैंने आपको क्या कहा था, 1-2 क्वेश्चन मैं रखूंगा जिससे आपको पता लगे कि क्या डिफरेंस हो रहा है ना। ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने और रखा है यहाँ पे, तो उसी तरह करना है आपने। सर हम कैसे खोलते थे इसको, S इंटरसेक्शन M अपोन में प्रोबेबिलिटी किसकी, गिवन कौन होता था, नीचे वाला, है ना। हम EF लेके चलते थे या फिर F और G लेके चलते थे, F मतलब फाइंड, G मतलब गिवन, ये गिवन होता था, राइट। दिस इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो S इंटरसेक्शन M की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 15/100 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ M 25/100, और या 100 से 100 काट दो, 5 3 जा और 5 5 जा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका आंसर होगा सर 3/5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे को कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो, वो क्या पढ़ता हो, मैथ्स। इफ इट इज नोन दैट ही ऑल्सो स्टडीज स्टैट्स, तो सर फिर से वही बात आ गई, है ना, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हुआ M इंटरसेक्शन S डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन, यहां पर गिवन है S, तो M इंटरसेक्शन S, बेटा यही तो M इंटरसेक्शन S भी होगा, बड़ी सीधी सी बात है सर, हम तो जानते हैं इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव भी होता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, तो 15/100 डिवाइड बाय, इस बार S की प्रोबेबिलिटी वो है 40/100, 100 से 100 कैंसिल, 5 3 जा और 5 8 जा, तो आंसर कितना आएगा 3/8। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंट इवेंट्स, जहां से हमने बेस थ्योरम भी पढ़ी थी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट पर क्वेश्चन है। क्लियर है ये बात, अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, A और B कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट सच दैट PA एंड PB हमारे पास गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी गिवन है। मैं काम करता हूं, गिवन पोर्शन को ना मैं इधर लिख देता हूं साइड में, है ना, मैंने थोड़ा स्पेस कम छोड़ा है। कहता है A एंड B कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो एक बात तो ये गिवन हो गई, गिवन क्या क्या है मेरे पास कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, या A इंटरसेक्शन साइन लगा दें आपकी बार, हाँ, इक्वल टू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। एक दो बात और दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी दी हुई है सर 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट क्या होगा 0.7, 1 माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट क्या होगा सर 0.4। इसको तो बताने की जरूरत नहीं, कैसे आए हमारे पास, और बोल दिया उसने इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो A एंड B हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो कराओ मल्टीप्लाई, 0.3 इंटू 0.6 मतलब 0.18, ये प्रोबेबिलिटी आएगी। A बट नॉट B, तो प्रोबेबिलिटी A की तो होगी लेकिन B की नहीं होगी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो मैं इनको डायरेक्ट लिख सकता हूं 0.3 इंटू 0.4 मीनिंग 0.12, है ना। A और B, तो सर ये तो हम खोल सकते हैं, यूनिवर्सल तरीका है, B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। फर्दर हम ये भी लिख सकते हैं सर, ये A हो गया, ये B हो गया, माइनस सर क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसकी जगह पर मैं ये बात भी लिख सकता हूं और ब्रैकेट में लिख देगा ये बात गिवन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी A के आने की 0.3, B की है 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.6, तो ये हो गया 0.9,
है ना, और माइनस 0.18, तो 9.9 नहीं है, 0.90 है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो क्या आएगा, 0.72। आप माइनस कर सकते हैं बेटा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यही आएगा। आगे चलते हैं, नीदर ए नॉर बी। नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है बोथ, जहां पर हम एंड का यूज करते हैं, मतलब नॉट ए एंड नॉट बी। और सर ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ए और बी, तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे, ए नॉट इंटू बी नॉट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 0.7 इंटू 0.4, आंसर विल बी 0.28। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लिख लें आप इसको। तो चलो स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट दिस एंड दिस, है ना, दो चीजें हमारे पास गिवन है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए ध्यान से समझना इस बात को, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो एक बात गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट, है ना। और अगर मैं इसको लेता हूं, मान लीजिए जो गिवन, जो मेरे पास ये भी बातें दोनों गिवन है, क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी किसकी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/15। बेटा मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इनके नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/15, है ना। तो सर इसमें मेरे को पता है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नोट तो मुझे चाहिए नहीं है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/15। पता है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा सर मेरे पास एक बात, एक कंडीशन और गिवन है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार या बी नॉट है 1/6, क्योंकि दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट, तो मैं इनको भी ब्रेक कर सकता हूं और लिख सकता हूं बी नॉट इक्वल टू 1/6। अगेन सर मुझे बी नॉट नहीं चाहिए, मुझे तो बी चाहिए, तो मैं इसको भी ब्रेक कर रहा हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6। अब आप ध्यान से देखना, मेरे को दो अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो आई हैव टू इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। सर नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, लेट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं लिख रहा हूं x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b को 1 मिनट के लिए ले रहा हूं मैं y। तो देखना 1 मिनट के लिए 1 माइनस एक्स वाई, है ना, ये 1 माइनस एक्स है और y की जगह मैंने ये लिख दिया इक्वल टू 2/15। फर्दर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आएगा y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2/15। क्लियर है। अच्छा इधर भी देखते हैं, अगर मैंने a को x लिख दिया तो ये आएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/6। अगर मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/6। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। चेक करो, क्या अब आप एक्स वाई नहीं निकाल सकते, दो इक्वेशन आ तो गई, लगाएं 10th की तरह सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन लगाएं। तो सर कैसे करें, देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, अगर मैं ये कहूं कि या तो हम ये करते हैं सॉल्व ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कैसे सर, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2/15 और ये क्या होगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/6 माइनस प्लस माइनस, राइट। सर ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई तो y माइनस एक्स कितना आ गया 2/15 माइनस 1/6। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 और 6 का 30 एलसीएम आएगा बेटा। तो मैं इसको यहां पर करता हूं, देखिए ध्यान से, y माइनस एक्स इक्वल टू नीचे आ गया सर 30, ऊपर कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस 6 5 जा तो ऊपर आ जाएगा 5, तो अल्टीमेटली यहां आएगा नेगेटिव 1/30 इक्वल टू y माइनस एक्स, है ना। सर मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब एक बात आप बताओ, y माइनस एक्स में मेरे पास है ना y नहीं निकल के आया ना x निकल के आया, बट एक रिलेशन निकल के आ गया, वो भी मेरे लिए सही है। क्यों सर, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको इधर प्लेस कर दूं y प्लस 1/30 इक्वल टू x, देखो ध्यान से, है ना, तो x की जगह पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, मैं रिलेशन आ चुका है ना मेरे पास। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर या इसके अंदर, इस वाले के अंदर मैं पुट कर देता हूं, पुट इन सेकंड। अगर मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो फिर मेरे को अंदर रखना पड़ेगा, मैं बाहर रख दूंगा तब भी बात है, आप किसी में भी रख लो, जिस मर्जी में रखो आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं x की जगह पर क्या रख सकता हूं, y प्लस 1/30 टाइम्स 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/6 लिख सकता हूं। इसकी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बन जा y को y से कराएंगे तो y स्क्वायर, इसको कराएंगे तो 1/30 माइनस y/30 इक्वल टू 1/6। टेक एन एलसीएम, चलो पूरा एलसीएम लो, 30 यहां आ जाएगा, यहां आएगा सर 30y माइनस 30y स्क्वायर
प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/6। 6 इसको कट करेगा तो 5 ये उधर चला जाएगा, तो ये देखिए 30y माइनस वाई 29y माइनस 30y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो आएगा 5। क्लियर है बात, क्योंकि इधर क्या बचा है 1 बचा है ना, तो यहां पर आ गया 5। तो सर इस सभी क्वांटिटी को पूरे को उठा के उधर भेज दो तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी 30y स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 29y, ये भी उधर जाएगा तो कितना आएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 30 इंटू 4 होता है 120, अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट देखता हूं 30 इंटू 4 120, 120 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाओ कि 29 आ जाए। सोचो सोचो कैसे बन सकते हैं, क्या लिखें, 30 इंटू 4 120 है ना, चलो करके देखते हैं। देखिए यहां पर आएगा 120 260 230 215 राइट, 15 इंटू 8 नहीं बन रहा ना सर, 3 इंटू 5। अब चेक करो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 5 जा 120, हो तो गया सर काम। तो यहां क्या लिखेंगे 30y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है सर, यहां से मुझे 6 कॉमन दिखता है तो 6y यहां आएगा 5y माइनस 4, यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आएगा, यहां से दो फैक्टर बनेंगे, पहले आंसर नहीं पहले फैक्टर बनाओ, 6y माइनस 1 एंड 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करो 6y माइनस 1 एंड 5y माइनस 4 ये दो फैक्टर बनेंगे, तो देयरफॉर 6y माइनस 1 या तो 0 के इक्वल और 5y माइनस 4 किसके इक्वल 0 के इक्वल, तो y आ गया सर 1/6 या y आ गया 4/5। क्लियर है बात, y अगर 1/6 है तो मैं एक काम करता हूं लाइन लगा देता हूं, y अगर 1/6 है तो पुट कर दो इसको किसमें, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये वाली थी, ठीक है। तो इसमें पुट करो 1/6 प्लस 1/30 इक्वल टू x, एलसीएम कितना आएगा सर 30 और यहाँ x 5 और 1 6, देखो चेक करो 6, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं इसको भी, 6 5 जा प्लस 1 तो x आ गया बेटा 6/30, अगेन ये कटेगा तो 1/5, तो x आएगा 1/5 और y कितना आएगा 1/6। एक तो हमारे पास आ गया ये है ना, xy आ गया है ना। अब इसको भी पुट कर दो इसमें, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो इसको जब आप पुट करेंगे y की जगह पर रखेंगे 4/5 1/30 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू एलसीएम आएगा 30, 6 4 जा होगा 24 प्लस 1 तो x आ गया बेटा 25/30, 5 5 जा 5 6 जा, तो अल्टीमेटली मेरे पास इस बार x आया है 5/6 और y कितना आया हुआ है सर 4/5। एक मेरे पास xy की वैल्यू ये आएगी, लेकिन हमने x किसको लेट किया था, हमने लेट किया था xpa को, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक आएगी 1/5 x, प्रोबेबिलिटी ऑफ b एक आएगी 1/6, है ना, एक ये पेयर बनेगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a आएगी 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितनी आएगी 4/5, ये दो पेयर बनेंगे इस केस में। क्लियर हो रही है आपको बात, लिख लें आप अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। एमसीक्यूज है आपकी बुक में दिए हुए हैं दोनों बेटा, लेकिन समझते हैं, कहता है 2 इवेंट्स A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट, है ना, 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे इफ इनमें से कोई कंडीशन होगी। देखो क्या मतलब हुआ, अगर मैं 2 इवेंट कहता हूं इंडिपेंडेंट है तो इस बात का तो मतलब यही है ना, तो वो 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर वो तो हो ही नहीं सकते, तो कभी भी नहीं हो सकते सर, है ना। मैंने बता भी दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में बहुत फर्क है। इंडिपेंडेंट इवेंट जब ये ऐसे होंगे, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब इंटरसेक्शन उनके बीच में 0 होगा। अगर इंटरसेक्शन 0 आ गया तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। क्लियर है, तो कोई लेना देना नहीं है इंडिपेंडेंट का और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बार बार बोल रहा हूं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि सर हम एक बार इनमें से कोई चेक करके देख लेते हैं कि PA प्लस BB, बेटा ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सर, ये भी बात नहीं करेगा। PA इक्वल टू PB मतलब 2 इवेंट इक्वल होंगे, सर पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। एक काम करते हैं, मैं ये जानता हूं अगर मैं A को और B को A नोट से रिप्लेस कर दूं, A को और B को A नोट और B नोट से रिप्लेस कर दूं, तो यहां भी तो A नोट आ जाएगा और B नोट आ जाएगा, सही बात है सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम इसको, A नोट को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसकी, A की, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसकी, B की, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नोट। इंटरसेक्शन को हम मल्टीप्लाई में ऐसे भी लिख देते हैं, तो यस दिस इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर हो रही है आपको बात, किस तरह से हम चेक करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स,
इस बार मेरे को दो इवेंट्स फिर दिए हैं सच दैट PA इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 के इक्वल नहीं है। और मेरे को क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी किसकी, B की, जब A गिवन है वो 1 है। मतलब ये तो सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, है ना, ये बात तो समझ में आ चुकी है। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट का था और ये डिपेंडेंट इवेंट पर क्वेश्चन है। तो सर B/A मतलब A इवेंट हो चुका तो B की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1। तो देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना, if the probabilities of any two events are equal then those events are also equal। ये बात समझने की है मैंने क्या बोला, अगर किन्हीं भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो दोनों इवेंट भी इक्वल है कहीं ना कहीं। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये इंप्लाइज है। तो सर हमने क्लास 11th में सेट्स चैप्टर में पढ़ लिया है, अगर इंटरसेक्शन किसी गिवन सेट के इक्वल होता है तो वो गिवन सेट यानी वो इक्वल सेट जो इंडिविजुअल है वो सबसेट होता है दूसरे वाले का। तो ऑप्शन क्या हुआ सर, फर्स्ट, है ना। अब सर इसको डिटेल बताओ थोड़ी सी, देखो ध्यान से, मैंने बताया हुआ है क्लास 11th में भी पढ़े। कहता है अगर A सेट, मान लो मैंने क्या कहा, A इज द सबसेट ऑफ B, मैं 1 मिनट के लिए A सबसेट ऑफ B नहीं ले रहा, B सबसेट A ले रहा हूं, ठीक है। तो मतलब A सेट जो होगा वो बड़ा ले लेते हैं 1 2, और A को मैं ले रहा हूं 1। क्लियर है बात। अब आप मेरे को ये बताओ B इंटरसेक्शन A निकालो चाहे A इंटरसेक्शन B निकालो, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A को, ये कितना है 1, और 1 कौन सा सेट है, इक्वल टू B, तो ठीक है हमारा B। क्या यहाँ पर B था, नहीं था, है ना। तो सर ये बात गलत हो रही है, B इज दी नॉट अ सबसेट ऑफ A। दोबारा लो, A सबसेट लो B का अब की बार, अगर A क्या है 1, ठीक है, या 1 की बजाय सर इस बार कुछ और ले लो, कंफ्यूजन होगी, वरना 3 ले लो। तो B को क्या ले लेते हैं, या 3 को भी नहीं, थोड़ा सा और बड़ा लो सर, 3 4 लो, यहां पर ले लेते हैं 3 4 5 और 6। तो बताना A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, मेरे पास क्या होगा सर 3,4। 3,4 कौन सा सेट है, A ही तो है, चेक करो। तो अगर A इंटरसेक्शन B A के इक्वल है तो A इज द सबसेट ऑफ B, A सबसेट होगा B का अगर A इंटरसेक्शन B A के इक्वल है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन उनमें से किसी एक के इक्वल है ना तो वो वाला सेट छोटा होता है, बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है, लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21। बेटे अगेन दोनों मिसलेनियस एक्सरसाइज से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। कहता है इफ PA बाय B इज दिस, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, PA बाय B मतलब A की प्रोबेबिलिटी जब B अकर हो चुका वो बड़ी है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे तो सर मेरे को दिखता है यहाँ B बाय A दिया हुआ है, यहाँ भी B बाय A दिया हुआ है, यहाँ भी B बाय A दिया हुआ है, और इक्वल टू में PB ग्रेटर देन स्मॉलर देन, और ये इंटरसेक्शन। तो सर A बाय B को तो हटाना पड़ेगा सबसे पहली बात, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन B बाय A में है ना। तो ठीक करते हैं इसको, देखो क्या कर सकते हैं हम, मैं जानता हूं A बाय B, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट इवेंट, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूं, इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको कि इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाला गिवन है, ये तो हो चुका, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्लियर है। अब सर मेरे को ना ये हटा तो दिया, ये आप इसको अगर 1 मिनट के लिए उधर भी भेज दें, PB को उधर भेज दें तो PA इंटरसेक्शन भी बड़ा होगा इससे, है ना। तो यहां पर कहता है इंटरसेक्शन छोटा होगा, तो सर ये ऑप्शन तो वैसे ही कनेक्ट नहीं हो रहा, गलत ही हो गया तो ऑप्शन। अब बात आई सब में B बाय A, B बाय A, B बाय A, तो B बाय A बनाने के लिए मैं ये जानता हूं A इंटरसेक्शन B, और जो ये नीचे है ना इसको मैं इधर भेजता हूं और PA को मैं इधर भेजता हूं, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी A की ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मैंने कुछ नहीं किया, इसको उधर प्लेस किया और इसको इधर लेके आया। अब देखिए यहां पर इस बात का मतलब ये है कि B इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या मिलेगी अगर A इवेंट अकर हो चुका, ये गिवन है, तो इसको मैं A बाय B नहीं लिख सकता। अब ये तो इवेंट हो चुका मतलब A, और यहां पर प्रोबेबिलिटी तो अकर निकालनी किसकी है, B की, समझ रहे, ये इवेंट हो चुका और ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सब ऑप्शन में B बाय A दे रहा है, ग्रेटर देन B। सर ये स्मॉलर है, ये इक्वल है, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर होगा ये ऑप्शन C इज करेक्ट। क्लियर है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट दिस। अच्छा, मेरे पास एक गिवन कंडीशन है, उसको फिर से लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। सर मुझे कुछ प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर कहता है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए की 1 हो, बी बाय ए की 0 हो, या ए बाय बी की 1 हो या ए बाय बी 0, मतलब ए बाय बी या बी बाय ए की फॉर्म में तो लेके आना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो सर एक बात समझ में आती है, मैं अगर ए से ए को तो कैंसिल कर ही सकता हूं। फर्दरमोर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस है, उधर जाने उधर तो 0 हो गया, है ना, या एक काम करते हैं पूरा लिख ही लेते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, और मैं इसको इधर प्लेस कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब मेरे को पता है या तो बी बाय ए बनाओ या ए बाय बी बनाओ, तो बी बाय ए बनाने के लिए इसको अगर मैं इसके नीचे प्लेस कर दूं तो यहां रहेगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सर 1 तो आ गया, देखो 1 आ रहा है, 0 0, तो सर ये 0 वाले ऑप्शन तो पक्का गलत है, 1 आना चाहिए कहीं ना कहीं। और सर ये क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है सर, ये तो इवेंट हो चुका, बी अकर्ड, बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए की पता है वो 1 है, मतलब बी अकर हो चुका तो ए की प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 1 है यहाँ पर। तो ए बाय बी 1 दे रहा है, हाँ जी दे रहा है, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात, लिख ले आप इसको। बेटा ऑप्शन सी नहीं होगा, ये बी होगा ऑप्शन, यहाँ पर सी नहीं है बेटा, ये बी है, सी ये है, तो बी करेक्ट होगा। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करते हैं। कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, फाइंड करना है ए नॉट जब बी नॉट, है ना, ए नॉट बी नॉट। देखो ध्यान से समझना, मैं एक बार यहां लिख लेता हूं सब कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट के ना होने की हो गई बेटा 5/8। सेम वे प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की है सर हाफ, तो प्रोबेबिलिटी बी इवेंट के ना होने की भी हो गई हाफ। और एक इंफॉर्मेशन और है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, है ना। सर मैं तो अच्छे से जानता हूं, अगर यहां पर ए बाय बी होता था, है ना, मतलब B इज गिवन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B इज गिवन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो हम कैसे निकालते थे, A इंटरसेक्शन B अपॉन में जो गिवन वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाता था, राइट। और सर अब यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो यहाँ भी नोट लगा देंगे, बस इतना सही काम करना है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। क्लियर है बात। अब सर इसको हम कैसे करें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम क्या इसको ऐसे लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, है ना। तो बच्चे कहेंगे सर ए नॉट भी है मेरे पास, बी नॉट भी है, और बी नॉट है ही, काम हो गया, सवाल हो गया। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, यहीं से पता लग जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मतलब डिपेंडेंट इवेंट पर है। और जो ये आप लगा रहे हो ना, ये तो आपने इंडिपेंडेंट इवेंट का फंडा लगा दिया, ये तो लग ही नहीं सकता सर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं लग सकता, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप करेंगे कैसे सर, सबसे पहले यानी ये मेरे पास मेन इक्वेशन है, इसके अंदर मेरे पास बी नॉट तो है लेकिन ये क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम निकालते हैं। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। और अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए बार की जगह पर नॉट लगा दूं ना, तो आपको थोड़ा जल्दी याद आने लगेगा। मैं इस पर नॉट लगा देता हूं, ठीक है, बात एक ही है, बार लगाओ चाहे कैसे भी करो। मान लो क्वेश्चन ने यही पूछा था ए नॉट बी नॉट, तो मैंने यहां पर भी कर दिया नॉट और यहां भी कर दिया नॉट, इधर भी नॉट ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर भी नोट कर देते हैं। मेरा पर्पस ये है कि आप समझ पाए, मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप टाइम खराब करें, समझ ही ना पाए चीजों को, थोड़ा सा आप रिलेट करें, फैमिलियर हो जाते हैं तो जल्दी पकड़ते हैं। तो सर इसको मैं ठीक कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे सर, इंडिविजुअल पर बार लगाए या नोट लगाए, तो इस बार लगाओ होल पर, और सर इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो, ये डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से मैंने लिख दिया ऐसे। बताएं इतनी बात क्लियर है। फर्दर सर मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इससे फायदा क्या होगा, 1 माइनस, सर ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है क्या सर, हाँ 3/8, तो ब्रैकेट भी खोल दूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 3/8 माइनस प्लस फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सर वो है हाफ, माइनस माइनस सर प्लस, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/4। आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8,
है ना। तो यहां पर कितना आएगा 8 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2, 8 और 2 होते हैं 10, 10 माइनस 6 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 होगा 3, 3 ओवर 8। ये मेरे पास क्या आ गया सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट निकल के आ गया। न्यूमरेटर जो मुझे चाहिए था, मुझे निकालना क्या है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में इसको बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी, राइट सर, नॉट है तो नॉट, और नीचे ये बी वाला गिवन पार्ट, बी नॉट वाला, राइट। तो ये मैंने निकाल लिया सर, ये है 3/8 डिवाइड बाय बी नॉट का पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है 1/2, ये इसको कैंसिल करेगा 4, तो 3/4 और 75% आप लिख सकते हैं, और डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.75, आप सभी को पता है, इस तरह हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटीज को। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं, एक और पार्ट दिया इसने इसी तरह से, तो कहता है इस बार इसकी निकालो। तो हम तो जानते हैं सर बी नॉट या बार इंटरसेक्शन ए बार अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो सर आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी पर काम करो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए पर करो, ये तो कॉम्यूटेटिव होते हैं। आंसर तो ये निकल के आएगा 3/8, और ए नोट इस बार क्या है सर 5/8, तो सर 8 से 8 कैंसिल, 3/5, और इसी को आप लिख सकते हैं 60%, और इसी को आप लिख सकते हैं 0.6, ये प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स ए एंड बी, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनता है जिसके अंदर 2 असेंबली ए और बी लगती हैं, तो उससे वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान पूरा हो जाता है ना। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नोन एज प्रोबेबिलिटी ए फेल, कि ए सामान जो भी लगना है उसकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की दी हुई है। बी फेल अलोन, अलोन दिया है अलोन, और ए एंड बी दोनों फेल होने की भी बात की है। तो सर अगर मेरे को क्या निकालना है, देखो प्रोबेबिलिटी ए के फेल होने की जब बी फेल हो चुका है ना। सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन फिर से हम डिपेंडेंट पर आ गए क्या? बेटा देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं समझोगे ना तब तक डिपेंडेंट समझ नहीं आएंगे। और मैंने आपको कहा था मैं 1-2 क्वेश्चंस रखूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टाइम पर भी लास्ट में, जिससे आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके चीजों को। यहां पर इसने सिंबल लगा के दिया है कि ये फेल हुआ है। अगर ये फेल हो चुका हैज फेल्ड, ऑलरेडी फेल्ड, तो हम इसको कैसे करेंगे सर? प्रोबेबिलिटी जब ए फेल हो चुका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए फेल एंड को मैं कैपिटल लिख रहा हूं बी फेल डिवाइड बाय जो हो चुका प्रोबेबिलिटी किसकी? बी के फेल होने की। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से समझना है सर, यहां पर बी फेल की है ना प्रोबेबिलिटी जो दी है अलोन दी है, मतलब ओनली बी फेल है ना। और अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो मुझे तो बी के टोटल फेल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आप क्लास 11th को फिर से याद करें। क्लास 11th में हमने सीखा हुआ है कि अगर मेरे पास ये वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम के थ्रू हमने सीखा था ये मेरे पास कौन सा सेट होता था? यूनिवर्सल, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते थे, ठीक है। और ये मेरे पास सेट है ए के फेल होने का और ये बी के फेल होने का। क्लियर है इतनी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहता है प्रोबेबिलिटी ए के फेल होने की है 0.2। अगर मैं ए के फेल होने की बात करता हूं ना, ए फेल, उसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू, ठीक है। ए फेल होता है, ये ए फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी? ए की। तो सर मैं ए फेल होता है तो ए यहां तक जाएगा सर, ए फेल होने की बात कर रहा है। चेक करो ध्यान से, क्योंकि ए इस बोथ के अंदर भी तो बैठा है सर। आगे क्या कहता है? ए एंड बी फेल, तो ए एंड बी का मतलब है इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मेरे को कितनी दी है? 0.15। तो सर यही तो रिप्रेजेंट करेगा 0.15 को, यही पोर्शन तो रिप्रेजेंट करने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कहता है ओनली बी फेल अलोन। बी फेल अलोन का मतलब समझ रहे हैं? ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन बी फेल अलोन, सिर्फ ये, बोथ वाला नहीं, ये एप्पल कट है ना। बी फेल अलोन, प्रोबेबिलिटी बी फेल अलोन, ठीक है, जिसको मैं वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी फेल को। चेक करो आप ध्यान से, चेक करो। मैंने क्या कहा? बी फेल अलोन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है सर? वर्टिकली लाइंस लगा के मैंने रिप्रेजेंट किया है। और सर अलोन का मतलब इसी बात को तो हम लिखते थे। अगर मैं 1 मिनट के लिए इस बात को, देखो ध्यान से, मैं इस बात को नीचे लिखता हूं,
मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी किसकी, बी फेल अलोन, है ना, या ओनली बी, या बी बट नॉट ए, या बी माइनस ए, या बी इंटरसेक्शन ए नॉट। याद करें ये सारी बातें हम इसको लिखते थे, इसी पर्टिकुलर सेट को, ओनली बी वाले को। याद आ रहा है कुछ आपको? तो मुझे क्या चाहिए, बी फेल। बी फेल तो सर कुछ यहां भी तो हुए होंगे भाई, ए फेल यहां हो गए, ओनली ए तो ये वाले हो गए, ओनली ए तो ये वाले हो गए, लेकिन ए ने कहा है ओनली नहीं ए फेल, तो ए वाले इसके अंदर भी आ चुके, टोटल आ गए ए के। तो लेकिन बी वाले ने जब बोला ना, कहता है अलोन ओनली बी, तो बी के तो इसमें हुए, इसमें भी तो कुछ बी वाले होंगे, दोनों में भी तो होंगे कुछ बी वाले, तो टोटल लेना है मुझे, टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ए फेल एंड बी फेल, ए फेल एंड बी फेल का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास है 0.15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकले सर? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे हम, यहां पर निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हैं आप बात? अगर मैं ओनली बी में, ओनली बी की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, इसमें मैं इस पोर्शन को भी जोड़ दूं तो मुझे पता लगेगा बी में फेल होने वाले टोटल लोग कितने हैं, है ना, क्योंकि ये जो बंदे हैं, ये जो इस इंटरसेक्शन पार्ट में आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ए में भी फेल है और बी में भी फेल है, ए में भी फेल है और बी में भी फेल है, ए असेंबली फेल हो गई उनकी, बी भी फेल हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं ओनली बी नहीं लेना, मुझे लेना है टोटल बी। तो ओनली बी में मैं इंटरसेक्शन ऐड करूंगा तो 0.15, ओनली बी कितने हैं 0.15 प्लस 0.15, 0.15 अपॉन 0.30, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया 1/2 मीनिंग 0.5। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी कि ए फेल होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी फेल हो चुका है, ए फेल व्हेन बी हैज already failed, B has failed already। क्लियर है बात? अच्छा, अब आपसे बात करते हैं A fail alone। अभी उसने दिया हुआ था B fail alone, B fail alone कितना था 0.15 और टोटल B कितना आया 0.30। अब कहता है A fail alone निकालो, तो A fail alone का मतलब ओनली A चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी A fail alone मतलब ओनली A। वो कैसे आएगा सर? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A fail में से माइनस कर दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ फेल, है ना। मैं अगर ओनली ए चाहिए मेरे को, ए अलोन मतलब ये यहां से यहां तक का पोर्शन चाहिए बस मेरे को, ये इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं इस टोटल में से इंटरसेक्शन ही तो माइनस करूंगा। तो ए फेल वाले कितने लोग हैं 0.2, 0 माइनस 0.15, ये कितना आएगा 0.05। ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन है, लिख लें आप इसको। प्ले स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार 4-4 नंबर में क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में। कहता है ए एंड बी थ्रो अ डाई। ए और बी दो लोग हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं। सर साइमल्टेनियसली करते हैं? नहीं, ऑल्टरनेटिवली। मतलब पहले ए थ्रो करता है, फिर उसी डाई को बी पिक करता है, फिर बी थ्रो करता है, फिर उस डाई को ए पिक करता है, फिर ए थ्रो करता है। जैसे आप लोग आपस में खेलते हैं ना गेम ऑफ लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स या लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें एक ही हमारे पास गिट्टा होता है, एक ही पासा होता है, एक ही डाई होती है, आप एक एक करके फेंकते हैं। पहले मैं फेंक रहा हूं, फिर सामने वाला, फिर मैं फेंक रहा हूं, फिर सामने वाला, है ना। वही चीज कह रहा है, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6, है ना। जब तक 6 ना आ जाए ना, हम उस डाई को फेंकते रहेंगे। और ये ऐसा होता है ना। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम लोग, जैसे मैं और भाई या आप, कोई भी दो लोग, आप और आपका भाई या आप और आपकी बहन जब खेलते हो, तो आप क्या कहते हो कि जब तक 6 नहीं आएगा ना तब तक डाई को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और क्या कहता है, एंड विंस द गेम, जो 6 ले आया वो गेम जीत गया, बात खत्म। आगे कहता है फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। कहता क्या है कि अगर ए ने गेम को, भाई दो में से कोई तो गेम स्टार्ट करेगा ना, है ना। आप और आपका भाई मान लो खेल रहे हैं, तो आपने क्या कहा, भाई मैं गेम स्टार्ट करता हूं, और मैंने अगर गेम को स्टार्ट किया तो 6 लाना है, 6 से नहीं आया तो तब तक हमें पासे फेंकते रहना है, तब तक हमें डाई फेंकते रहना। क्लियर है? तो मैंने पहली फेंकी, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है ना आए, तो फिर भाई की बारी है सामने, फिर वो फेंकेगा, हो सकता है 6 आ जाए ना आए, फिर मेरी टर्न है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी बता दो उनके जीतने की, रेस्पेक्टिव, फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग द गेम। क्लियर है बात? अगर कौन गेम को स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट द गेम, तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या विनिंग। विनिंग का मतलब क्या है? विनिंग का मतलब है गेटिंग नंबर 6, है ना।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर नॉट विनिंग मतलब नॉट गेटिंग नंबर 6, मतलब कौन आएगा अगर नॉट गेटिंग नंबर 6 की बात कर रहा हूं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, है ना। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तब है जब नंबर 6 आएगा, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है सर 1/6। और सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग तब है जब नंबर ये आएंगे मतलब 6 नहीं आएगा, तो वो होगी सर 5/6, मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मेरे को मालूम है एक डाई पर 6 नंबर छपे हुए होते हैं, जिसमें से नंबर 1 लाना है, तो एक मतलब कि 6 लेके आना है ना, सिर्फ 6 को लेकर आना है, और बाकी जो 5 बच गए उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वही मैंने लिखा है। क्लियर है। अब देखिए, अब समझते हैं क्या हो सकता है। कहता है कि अगर ए ने गेम को स्टार्ट किया, बात समझना, इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए स्टार्ट कर रहा है गेम को, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों के जीतने की, तो हम एक एक करके निकालते हैं। देखो मेरी बात समझिएगा, इफ ए स्टार्ट्स द गेम तो मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, अगर ए जीतता है तो सर ऐसा केस हो सकता है, पहले वाला ध्यान से सुनना, मान लो मैं ए हूं और मैंने डाई को फेंका, मैं जीतूंगा कब, जब 6 आएगा, तो सर मैं जीत गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। क्लियर है बात। ए का मतलब है जीत गया मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं जीत गया हूं, है ना, विन हो गया हूं। ए को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा सर, एक बच्चे ने कहा ये भी तो हो सकता है सर सेकंड केस, कि आप नहीं जीतते, पहली चांस में नहीं जीत पाए हम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मैंने डाई को फेंका, मैं नहीं जीता, फिर डाई किसके पास जाएगी सर, दूसरे वाले के पास, तो दूसरे वाला फेंकेगा, एंड चलेगा ना, क्वेश्चन तो चलता रहेगा, तो एंड, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक एंड चलेगा, तो बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। और सर क्या बी को जिताना है, कहता है ए विन कराना है। मैंने क्या कहा, अगर ए ने गेम स्टार्ट किया और ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी मैं ढूंढ रहा हूं, तो सर बी तो जीतना नहीं चाहिए अभी। ये बात समझ में आ रही है। अब फिर से ए की टर्न आई, तो इस बार ए जीत जाए भाई, या तो ए पहली बारी में डाई फेंके जब जीत जाएगा, या ये भी तो केस हो सकता है उसने पहली फेंकी नहीं जीता, फिर बी को तो जिताना नहीं है, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय ए निकाल रहा हूं, तो बी तो हारना चाहिए, फिर ए जीत जाए, है ना सर। फिर और भी केस हो सकता है ऐसे ही कि ए इस बार फिर हार जाए पहली बारी में, फिर बी की टर्न आई, वो तो जीतना ही नहीं है, फिर ए की टर्न आई, फिर वो नहीं जीतना, फिर बी की टर्न आई, फिर नहीं जीता, और फिर इस बार फिर ए जीत गया। ऐसा भी तो केस हो सकता है। और एक बच्चे ने कहा सर ऐसा भी हो सकता है कि भाई गेम तो चलता रहा, 6 आ ही नहीं रहा, तो ए भी नहीं जीता, फिर बी भी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, फिर बी नहीं जीता, फिर क्या हुआ सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद जीता था, इस बार यहां भी नहीं जीता ए, बी फिर नहीं जीता, और इस बार ए जीत गया, ए क्या जीत गया गेम को, ए विन हो गया, एंड सो ऑन। सर ये तो चलता रह सकता है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। 12 समझे, मैंने ये कहा कि एक 2 भाइयों के बीच में गेम चल रहा है, जब तक 6 नहीं आएगा ना तब तक वो गेम खत्म नहीं होगा, और गेम है ना पहले भाई को या ए भाई को स्टार्ट करना है, और मैं ये कह रहा हूं भाई उनके रेस्पेक्टिव विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर मुझे बतानी है, तो मैंने ये सोचा कि चलो एक एक करके निकालते हैं, कि मान लो ए को जिताना है तो पहले ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो मैंने यही सोचना स्टार्ट किया, अगर ए को हमने गिट्टा दिया या डाई दिया या हमने उसको पासा दिया, तो उसने फेंका 6 आ गया पहली बारी में, एक केस हो सकता है, मैं तो प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं। और सर एक केस ये भी हो सकता है कि वो पहले में ए हार जाए, बी की नहीं ढूंढ रहे हम, बी को तो हराना है, ए की बात कर रहे हैं अभी भी हम, तो ए अब थर्ड टर्म पे जीत जाए, फिर ए पहले में भी हार जाए, दूसरा बी हार जाए, तीसरा फिर ए हार जाए, चौथा फिर बी हारना ही है, 5 पे फिर ए जीत जाए, ऐसे ही चलते चलते ये केस भी हो सकता है 7, और सर ये तो चल सकता है गेम कहीं तक भी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अब मुझे ढूंढनी है, तो देखिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है ए क्या विन, और विन की प्रोबेबिलिटी क्या है सर 1/6, और का मतलब प्लस ए हार जाए नॉट विन, है ना, ए हार जाए मतलब नॉट विन की प्रोबेबिलिटी है 5/6, बी भी हार जाए उसकी भी 5/6 इंटू 1/6, फिर प्लस लगाएंगे, ए हार जाए मतलब 5/6, ये कितना है बेटा 5 है, ये 5/6 इंटू ये कितना है सर 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, अब ए जीत जाए ये 1/6, सर प्लस ये कितना है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6,
फिर 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू में 1/6 और अप टू एंड या प्लस लगा के कैसे जाएगा सर ये अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा सर गेम है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 राइट। तो सर मैं इसको ठीक से लिखूं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरी, टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी ए की विन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। आप इसको थोड़ा सा सही से लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग राइट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के विन होने की सर मेरे को दिख रहा है इन सबसे 1/6 कॉमन आ रहा है ना, सभी टर्म्स में से आएगा कॉमन। यहाँ क्या रहने वाला है 1, यहाँ पर मैं 5/6 का होल स्क्वायर लिख देता हूं और ये 1/6 तो बाहर आ चुका, प्लस ये 1 2 3 4 5/6 रेज टू द पावर 4 और 1/6 आ चुका है बाहर, फिर आएगा 5/6 रेज टू द पावर 6 और एंड कहां तक सर, एंड अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी और ब्रैकेट क्लोज। चेक करें अब सर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ ये तो 1/6 है, ये क्या है सर ये जीपी है। देखो ए कितना है 1, आर कितना है सर 5/6 होल स्क्वायर। याद करो सर ये डिवाइड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस आ रहा है ना। तो सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी होता था a/1 - r। तो मैं अगर यहां पर देखो मैं इस क्वेश्चन को ना इधर करता हूं थोड़ा सा, 1/6 तो आ चुका है सर ये, अब ए क्या है मेरे पास 1/1 - r कितना है सर ये 5/6 होल स्क्वायर। तो फर्दर करोगे तो 1/6 1/1 माइनस इसको खोल देंगे तो 25/36। आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर 1/6 इंटू 1/36 माइनस 25 11/36, ये इससे कैंसिल 6 ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/11। क्लियर है बात। अब मेरे को एक बात बताना, अगर मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या है वो 5/11। अगर मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो हारने की क्या है सर 1 माइनस दिस। तो अगर मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है तो जीतने की किसकी है सर बी की तो है। तो देयरफॉर हम यहीं से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन 1 - 6/11 विच इज 5/11। और सर एक बात और बता दो कि ए की प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है कंपेयर टू दिस, जबकि गेम तो वही चल रहा है, सेम डाई है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा। ये इक्वल नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि गेम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। जो पहले स्टार्ट करेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या उसके ना जीतने की ज्यादा होगी सर। जो पहले गेम को स्टार्ट करेगा ना उसके पास पहला चांस पहले आ गया तो उसकी ज्यादा है। अगर पहले पे ही 6 आ गया तो सामने वाले को तो चांस ही नहीं मिला, तो इसकी ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ना कि इसकी। क्लियर है ये बात अच्छे से। अच्छा इसी क्वेश्चन को आप याद रखना, हमारा आंसर ये आया। मैं एक तरीके से और बताता हूं इसको। देखिए अगर मैं यहीं से ना इस क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी निकालता डायरेक्ट बी की कि सर अगर ए गेम स्टार्ट कर रहा है और क्वेश्चन ने ये कहा होता भाई बी के विन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैंने क्या कहा, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय बी, है ना, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो सर फर्स्ट केस क्या हो सकता है, गेम को ए ही स्टार्ट कर रहा है तो सर बी को जिताना है ना, तो ए तो हारना चाहिए, बी जीत जाए पहली बारी में, ए नहीं इस बार जीतना चाहिए, बी को जिताना है ना। या फिर और आप कहेंगे सर सेकंड केस ये भी तो हो सकता है कि ए हार जाए, बी भी हार जाए, नहीं जीता बी, तो सर ए तो जीतना ही नहीं चाहिए इस बार, लेकिन बी फिर जीत जाए, है ना। या आप ऐसे ही कहेंगे सर थर्ड भी एक ऐसा ही केस होगा, ए तो नहीं जीतना चाहिए क्योंकि मैं बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं डायरेक्ट, तो बी इस बार नहीं जीता, ए भी नहीं जीतना चाहिए, बी फिर नहीं जीता, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस बार सर ए फिर नहीं जीता और ये बी जीत जाए, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसे केस चलते रहेंगे। फिर वही काम करना है हमारे को, ए हार जाए, हारने की प्रोबेबिलिटी तो सर 5/6 है, जीतने की 1/6 प्लस 5/6 1 2 3, देखो 5/6 की पावर आ जाएगी 3 इंटू में 1/6 प्लस 1 2 3 4 5, तो 5/6 की पावर हो जाएगी सर 5 इंटू 1/6 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये बनेंगे ना। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, बी के जीतने की। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं सर, देखो ये पूरा का पूरा 5/6 इंटू 1/6 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा सर 5/6 होल स्क्वायर प्लस 5/6, एक बाहर आ चुका है तो यहां बचेगा 4 और 1/6 बाहर आ चुके हैं अप टू इंफिनिटी। अगेन सर ये जीपी है
तो ये कितना है बेटा 5/36 इंटू इनफाइनाइट टर्म्स तक a अपॉन 1 माइनस आर, a है 1, a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है ये, इसको आप जब ओपन करेंगे तो 25/36 ही आएगा। तो इसको फर्दर अगर आप सोल्व करते हैं तो 5/36 इंटू 1 अपॉन, देखिए 36 माइनस 25 11/36, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया 5/11। यही हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब अगर बी के जीतने की आ गई है तो ए की जीतने की निकल जाएगी 1 माइनस 5/11, है ना। क्यों आएगी ज्यादा, क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है गेम को, इसलिए ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्लियर हो रही है आपको बात। ये क्वेश्चन 4-4 मार्क्स में आते हैं, अच्छे से पढ़ें और देखें इनको ध्यान से। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली, है ना। इस बार जो है ना ए और बी सिंगल डाई नहीं उछाल रहे, इस बार 2 डाई है उनके पास, डाइस मतलब पेयर उछाल रहे हैं। और उनमें क्या बोला गया, ए विंस द गेम इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7, ए जीत जाएगा गेम अगर टोटल आ जाए दोनों डाइस का मिलाकर 7, मतलब सम 7 आ जाए। और बी जीत जाएगा गेम कब, जब वो टोटल ले आता है 10 का। ठीक है, इफ ए स्टार्ट्स द गेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस फर्क ये है यहाँ पर पेयर उछाला जा रहा है ना। तो बेटा देखो, मान लो हम फिर से 2 जने बैठे हैं आमने सामने, 2 जन बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो एक बंदे ने दूसरे को चैलेंज दिया, वन पर्सन हैज गिवन अ चैलेंज टू अदर वन कि भाई अगर आप सम 7 ले आए तो आप गेम जीत गए। फिर सामने वाले ने भी कहा अच्छा भाई ठीक है, आपने मुझे चैलेंज दे दिया, तो एक बार मैं फेंकता हूं, सम 7 नहीं आएगा तो आपकी टर्न आएगी ऑल्टरनेटली, लेकिन आपको मैं चैलेंज देता हूं, आपको लाने सम 10, तब आप जीतोगे। समझ रहे हैं आप बात। इस बार सेम नंबर नहीं लाना जैसे हम पिछले क्वेश्चन में, इस बार अलग अलग नंबर लेके आना है। तो देखिए ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन क्या है सर, सम 7। सम 7 को अगर मैं लिखना चाहूं सेट की फॉर्म में तो कैसे आ सकता है सम 7 सर, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी डिजिट क्या आ जाए 6 आ जाए, या 2 के साथ 5 आ जाए, या 3 के साथ 4 आ जाए, या 4 के साथ 3 आ जाए, या 5 के साथ आ जाए 2, या 6 के साथ आ जाए 1, है ना सर। हमें सैंपल स्पेस की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन तो निकाल ही सकता हूं। प्रोबेबिलिटी ए के विन होने की होगी सर, ये सब इक्वली लाइकली इवेंट है, 1 2 3 4 5 6, और मैं जानता हूं जब पेयर उछलता है तो 6/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। क्लियर है बात, आपको अच्छे से समझ में आ गई नहीं थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन बाय ए, नॉट ए विन क्या होगी सर, 30/36, 1 माइनस दिस, है ना। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, बी के विन होने की। बी कब जीतता है, जब वो क्या लेके आता है सम 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा सर 1 लूंगा तो 9 आएगा, नहीं उल्टा चलाओ, 6 को ले फिर 4 फिर 5 फिर 5, है ना, माइनस करते चलेंगे, और फिर 4 और 6। तो ये 3 इवेंट में ही बी जीत सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन क्या होगी सर, 3/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विन विल बी इक्वल टू ये हो गई आपकी 33/36। चेक करो आप ध्यान से, ठीक है। और इसी को मैं लिख रहा हूं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और मैं इसको लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, है ना, रिप्रेजेंट कर देता हूं सिंबल के थ्रू। इसको मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। बताएं इतनी बात क्लियर है। अच्छा सर सभी का एलसीएम सेम है तो इसको कट भी कर सकता है, 1/6, 6 5 जा 6 6 जा, तो ये जीतने की प्रोबेबिलिटी इसकी ये है, हारने की ये है। सेम वे 3 1 जा 3 12 जा 3 11 जा 3 12 जा, राइट। तो मेरे पास अल्टीमेटली 1/12 और 11/12 इनकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। चेक करो आप ध्यान से, ठीक है। मुझे क्या कहा है कि इफ ए स्टार्ट्स द गेम, इफ ए स्टार्ट्स द गेम, अगर ए ने गेम को स्टार्ट किया है, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है बी गेम को जीत जाए। तो सर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल तो ली 1/12, हाँ तो वही, अब क्या निकलवा रहे हो आप बेटा, नहीं अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, देखो ध्यान से। ये तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी जब है जब सम 10 आ जाए,
तो सर अभी भी सम 10 निकालना है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ए गेम को स्टार्ट कर रहा है या उसके अंदर ए भी बैठा है। ये तो तब है जब वो सिर्फ बी की सोच रहा हूं मैं, लेकिन जब मैं इनका कॉम्बिनेशन सोचता हूं ना दोनों का, तब मुझे सोचना है कि बी ने डाइस फेंकी, वो जीत गया, ठीक है, नहीं जीता तो अब ए की भी चांस आएगी, तो मुझे दोनों को कंबाइन करके सोचना है। ये नहीं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन तो हम निकाल तो चुके, नहीं नहीं, मेरे को दोनों के साथ चलाना है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब मेरी बात सुने, ऐसा हो सकता है मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, बी के जीतने की। पहला केस लेते हैं सर, ऐसा हो सकता है, पहले डाई कौन फेंक रहा है, पहले डाइस कौन फेंक रहा है, डाई नहीं डाइस है, राइट, ए फेंक रहा है। सर गेम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, तो सर ए तो जीतना नहीं चाहिए ना, क्यों, क्योंकि जिताना तो बी को है। तो सर हो सकता है पहली ही बारी में बी जीत जाए, और बेटा बीच में एंड लगा हुआ है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए तो ना जीते एंड बी जीत जाए, है ना। तो ए ना जीते मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों इवेंट ना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये अगेन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट पे है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझे बात को, मैं यहीं पर ले आया, और मैंने आपको कहा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि ए तो ना जीते एंड बी जीत जाए, पहला केस ही हो सकता है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इसको मैं ऐसे तब लिख सकता हूं जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। सर ये तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक का जीतना दूसरे से क्या डिपेंड करता है, मेरे पास 10 आ गया, उसके पास नहीं आया, बात खत्म, और इसने कोई गिवन तो चीज दी नहीं हुई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप ये लिख ले, फिर ये लिख ले, फिर ये लिख ले, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है आपको ये बात? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर आगे और क्या केस हो सकता है। अब आप बताओ सोच के कि अगर मैं ये कहूं, एक बच्चे ने क्या कहा, सर एक केस तो ठीक है, और सेकंड केस ये भी तो हो सकता था कि ए इस बार हार जाए, ए को तो हारना ही है क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं बी के जीतने की, बी जीत जाए, है ना, लेकिन सर इस बार बी भी ना जीते, है ना, क्योंकि हमने एक केस ये ले लिया कि बी पहली बारी में जीत गया, पहली बारी में ना जीते, फिर ए की टर्न आएगी, ए तो जीतना ही नहीं चाहिए, फिर बी जीत जाए। या सर ये भी हो सकता है, और थर्ड केस क्या हो सकता है, सर ये हो सकता है ए तो ना जीते, फिर बी भी ना जीते, फिर ए भी ना जीते, क्योंकि ए तो जीतना ही नहीं चाहिए, इस बार बी फिर नहीं जीता है ना, क्योंकि बी फोर्थ चांस में जीत गया था, इस बार फोर्थ में भी हार गया है, आगे फिर गेम चलेगा सर, तो इस बार ए तो जीतना ही नहीं चाहिए और इस बार बी जीत जाए, एंड यानी यहां पर हम और लगा के या फिर प्लस लगा के ऐसे सर गेम चलता जाएगा फिर से अप टू इंफिनिटी, है ना। हो सकता है कि ना आ रहे हो भाई, वो चले जा रहे हैं, ना तो 10 आ रहा है ना इसका आ रहा है, तो कोई जीत ही नहीं पा रहा, और मेरे को प्रोबेबिलिटी बी के विन की निकालनी है, गेम स्टार्ट ए ने किया है, तो सर गेम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है नहीं आता है, आप गेम खेलते हैं ना लूडो वगैरह, उसमें 1 चाहिए होता है, सर वो आ ही नहीं रहा, और कई बार ऐसा भी होता है आप हार जाते हो, सामने वाला पूरा चक्कर लगा के आ जाता है, समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा सर्कल घूम के आ जाता है और आप हार जाते हो क्योंकि 1 ही नहीं आया, तो ऐसा भी गेम हो सकता है ना। तो बिल्कुल रियल टाइम है, देखिए समझने की कोशिश करें, ए हार जाए, इस बार ए हार जाए, तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर 5/6। बी जीत जाए, बी तो जीतना ही है, बी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/12। अब की बार ए हार जाए मतलब 5/6, सर बी भी हार जाए, अच्छा सर ये अलग अलग आ जाएंगे एलसीएम, वैसे एलसीएम तो लेना ही नहीं है, मल्टीप्लाई में हाँ एलसीएम भी लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलाते हैं, हो जाएगा, मेरे को लग नहीं रहा कोई ज्यादा मुश्किल आएगी। ए भी हार जाए, ए फिर हार जाए मतलब 5/6 इनटू इस बार बी जीत जाए मतलब 1/12। चलो ठीक है, 12 और 6 ही आ रहे हैं ना, तो एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। ए हार जाए, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, सर बी भी हार जाए, बी के हारने की है 11/12, फिर ए हार जाए मतलब 5/6, फिर बी हार जाए 11/12, फिर ए हार जाए, लेकिन इस बार बी जीत जाए मतलब 1/12, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, है ना। और जब इंफिनिटी तक जाता है ना, तो मैं जीपी को ढूंढता हूं, क्योंकि एपी में इंफिनिटी सीरीज काम नहीं करती है बेटा। 5/6 इंटू 1/12 ही अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 प्लस, सर 5/6 भी निकाल लिया आपने, 1/12 भी, तो यही तो बचा 5/6 इंटू 11/12 प्लस, अब देखिए 5/6 मैंने ये बाहर निकाल लिया, राइट, तो 5/6 कितने हैं 2 इंटू 11/12 कितना है, सर उनकी भी पावर 2, यहां पर पावर कितनी है 1 है। अच्छा आगे जाओगे तो ऐसे ही चलते जाओगे तो कितना आ जाएगा 5/6 की पावर 3, 11/12 की पावर भी 3, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। तो सर ये क्या है, ध्यान से देखो, इसको इससे डिवाइड करते हो तो ये आएगा, और इसको इससे डिवाइड करते हो तो फिर यही आएगा, तो अगेन इट्स अ जीपी सीरीज, आप यहां लिख देंगे इट्स अ
जीपी सीरीज। ये कौन सी सीरीज है सर? जीपी है। वेयर ए है 1, आर कितना है सर? 5/6 इंटू 11/12 और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये सब आपने लिखना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू, देखिए 5/6 इंटू 12, ए कितना है सर? ए है 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है सर? ये 5 इंटू 11 अपॉन 6 इंटू 12। क्लियर है बात? अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को ना यहां सोल्व करता हूं, देखना ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन चाहिए 5/6 मल्टीप्लाई 12, एलसीएम लो अंदर अंदर आएगा 6 इंटू 12, ऊपर है 1, नीचे एलसीएम आ गया 6 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 12 होता है बेटा 72, तो 72 तो यहां आ जाएगा माइनस, ये कितना है 55। तो सर इसका बेनिफिट हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम 5/70 में से 15 जाते हैं तो आता है 15 और 2 17 आ जाएगा, 5/17 इज द प्रोबेबिलिटी टू विन द गेम बाय बी इफ गेम हैज बीन स्टार्टेड बाय ए। ठीक है, तो अगर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तो आप ए की नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस 5/17 विच इज 12/17 है ना। अगर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो ए के जीतने की क्या होगी? 12/17 तो होगी। क्लियर हो रही है आपको ये बात? ठीक है, नहीं तो आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को दोबारा लगाएं, ए से स्टार्ट करें और ए को ही जिताएं। ठीक है, लिख लें आप उसको। इस क्वेश्चन में मैं ये भी देख लेता हूं कि अगर ए गेम को स्टार्ट करता है तो अगर ए ही जीते तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस बार 12/17 होगा यहां से, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन क्या हो सकता है सर? फर्स्ट केस ये हो सकता है कि ए आए और पहले ही में अपना सम 7 ले आए, या और सर इस बार ये भी हो सकता है कि ए हार जाए लेकिन बी तो जीताना नहीं है इस बार, ए फिर जीत जाए, और ये भी हो सकता है सर कि ए हार जाए फिर बी भी हार जाए, फिर गेम चलता रहे, ए फिर हार जाए बी फिर हार जाए, क्योंकि बी को तो जिताना नहीं है, इस बार ए जीत जाए अप टू सो ऑन एंड इन्फिनिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए जीतने की प्रोबेबिलिटी ए की है 1/6 प्लस ए के हारने की है 5/6, बी के हारने की है 11/12, ए के जीतने की है 1/6। सेम वे 5/6 11/12, फिर ए के हारने की 5/6 11/12 इंटू 1/6 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये 6 है भाई। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय ए, अगर मैं 1/6 कॉमन ले लूं तो यहाँ 1, यहाँ क्या रह जाएगा 5/6 इंटू 11/12 प्लस यहाँ पर सर 1/6, राइट, ए को जिताना था, हाँ 1 5/6 इंटू 11/12 और मैंने 1/6 कॉमन लिया, मतलब ये तो 5/6 की पावर 2 और फिर 11/12 की पावर भी 2, ये बचेगा अप टू इन्फिनिटी, राइट। ये बात आप लिख लेंगे अप टू इन्फिनिटी, तो ये जीपी बनेगी, तो यहां पर आएगा क्या 1/6, मैं इधर लिखता हूं, देखिए 1/6 इंटू ए है 1 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना हो गया 5/6 इंटू 11/12। तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये 72 में से 50 गए, 5 गए, 1/6 इंटू 1 ओवर 17/72, तो ये कट करेगा 12, तो 12/17। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, आप देख लो, क्लियर है? लिख लें अब आप इसको भी। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, और एक ये जेनरिक क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिया हुआ है तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं इस पर। ठीक है, हालांकि इसके आने के चांसेस कम है, और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज और आई वुड से प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर पर। पढ़ें, क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर। एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूं ना बेटा, टोटल दिन होते हैं 365 डेज। हाउएवर अगर लीप ईयर की बात करते हैं, ऐसे ईयर जो 4 से भाग हो जाते हैं, उसमें 366 डेज होते हैं, है ना। और बात करता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 53 ट्यूसडे आने की अगर एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो सर मैं तो जानता हूं ट्यूसडे हफ्ते में एक बार आता है, तो एक काम करते हैं, इस डेज से ना पहले हफ्ते निकालते हैं। 365 एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये कितना होगा 7 5 जा 35 माइनस 15 आ जाएगा, 7 2 जा 14 और ये 1, तो इसका मतलब ये हुआ 365 डेज लिखूं मैं, या और करके 52 वीक्स एंड 1 डे लिख सकता हूं, है ना। इसी तरह से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो आप समझ गए होंगे 52 वीक्स एंड कितने डेज बचेंगे सर? 2 दिन बचेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा।
ये बात तो कंफर्म हो गई। तो सर एक बात बताओ, पहले 52 वीक्स की बात करता हूं। 52 वीक्स है ना, 52 वीक्स तो मेरे लिए बनाना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश करता हूं। आप मेरे को ये बताओ कि 52 वीक में एक वीक में एक ट्यूसडे आएगा या नहीं आएगा? यस नो? क्या एक वीक में, अगर ये पहला वीक है तो इसमें ट्यूसडे आएगा? सर 100% आएगा। हर हफ्ते एक ट्यूसडे आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो श्योर इवेंट है, मतलब 1 है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? पहले हफ्ते की 1, क्योंकि एक ट्यूसडे आएगा। अगर मैं यहां प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, सर अगले हफ्ते में सेकंड वाले में आएगा ट्यूसडे? बिल्कुल आएगा। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, सेकंड वीक में ट्यूसडे आएगा, हाँ जी आएगा, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। अच्छा आगे चलते हैं, थर्ड वीक में सर ट्यूसडे नाम की कोई चीज आएगी भाई, बिल्कुल 1 आएगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ सब में 1 1 1, मतलब हर हफ्ते आएगा। तो हफ्ते कितने हैं? 52। तो इसका मतलब ये हुआ 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 52 टाइम्स, तो 1 की पावर 52। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 1 रेज़ टू द पावर मैंने 52 क्यों लिया है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है, हर वीक एक ट्यूसडे आने वाला है। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? अच्छा तो सर वनडे की बात और कर लेते हैं। अब है ना, 1 मिनट के लिए मैं यहां सैंपल स्पेस बनाता हूं, इसका सैंपल स्पेस वनडे का। वनडे मतलब संडे या मंडे, है ना। हफ्ते में कौन कौन दिन होते हैं? एक दिन तो यही होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिए हैं, सैटरडे, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 7 हो गए। ठीक है, देखो ध्यान से, यही तो दिन होते हैं। एक दिन इनमें से कोई एक होगा। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd ट्यूसडे। सर 52 तो आ गए, अभी एंड चल रहा है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा नहीं हुआ। एक ट्यूसडे और चाहिए, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ टोटल, 1 आउट ऑफ सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, इक्वली लाइकली है। मैंने कहा ट्यूसडे आने की 1 है आउट ऑफ 7, तो आंसर होगा 1/7। क्लियर है बात? ऐसे यहां पर करना है हमारे को। देखो ध्यान से, अगर मैं सबसे पहले 52 वीक्स की बात करता हूं, फिर से वही बात, तो 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते बहुत सारे हमारे पास हफ्ते होंगे, वीक्स होंगे। तो फर्स्ट वीक में ट्यूसडे आएगा क्या? सर उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। सेकंड वीक में ट्यूसडे आएगा क्या? सर उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 लिख दिया मैंने, सेकंड वीक करके ये 1 है, प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं इसके अंदर। थर्ड वीक में ट्यूसडे आएगा सर 1, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1। तो 52 वीक में पक्का है, 52 ट्यूसडेज पक्का आएंगे। तो 1 × 1 × 1 मतलब 1 रेज़ टू द पावर 52, तो ये आ जाएगा। अब सर लगा एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब सर 2 दिन कौन से हो सकते हैं बेटा? 2 दिन का मतलब होगा 2 कंसेक्यूटिव डेज, है ना। जो 2 दिन बचेंगे लास्ट में, या तो संडे मंडे होगा। बात समझें, वो कौन कौन से दिन होंगे सर? संडे एंड मंडे। भाई जो 2 दिन बचते हैं, लगातार ही तो बचेंगे ना। 2 दिन जो भी बचेंगे लास्ट के या शुरू के 2 दिन वो होंगे। तो ऐसा तो है नहीं पहला संडे हो गया तो पहला दिन संडे हो गया तो अगला ही दिन वेडनेसडे हो जाएगा। सर जो 2 पेयर आएंगे ना, वो तो इसी तरह आएंगे कंसेक्यूटिव। 2 दिन बचे तो 2 दिन ऐसे ही चलेंगे। तो मंडे एंड ट्यूसडे हो जाएगा। एक पेयर ये हो सकता है, सैंपल स्पेस 2 दिन का तो यही हो सकता है ना, ट्यूसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। मैं थर्सडे बोल रहा था बेटा, ये सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं 2 दिन का। 2 दिन लगातार यही हो सकते हैं, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फिर क्या हो सकता है सर? थर्सडे एंड क्या? फ्राइडे, या फ्राइडे एंड सैटरडे। सर सैटरडे कोमा सैटरडे एंड संडे। ये 2 दिन के सैंपल स्पेस बन सकता है। 2 दिन का सैंपल स्पेस बनेगा ना, यही तो बनेगा सर। जो बचे हुए 2 दिन, यहां 1 दिन बचा था उसका सैंपल स्पेस ये होगा। जब 2 दिन बच गए तो सैंपल स्पेस यही तो होगा। अब मेरे को क्या देखना है? मेरे को ट्यूसडे के लिए देखना है। तो एक हफ्ते में एक ट्यूसडे आ रहा है। अब एक बात बताओ, बचे हुए 2 दिन में सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल केस हो गए 7, है ना। ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्यूसडे या तो ऐसे आ जाए, कहां है? मंडे एंड ट्यूसडे। चेक करो,
कि भाई इसमें पहला दिन तो मंडे हो जाए, दूसरा ट्यूसडे हो गए, तो 53 भी यानी कि 53 ट्यूसडे आ गए हमारे पास, है ना। तो एक तरीका ये हो सकता है, या सर जो पहला दिन है वो ट्यूसडे आ जाए, दूसरा वेडनेसडे आ जाए, उन 2 दिनों में या तो पहला दिन मंडे आ जाए, दूसरा ट्यूसडे आ जाए, तो भी 53 ट्यूसडे हो गए हमारे पास पूरे साल में लीप ईयर में, या फिर पहला दिन ट्यूसडे आ जाए, दूसरा क्या आ जाए, वेडनेसडे, तब भी पूरे लीप ईयर में हमारे पास कितने ट्यूसडे हो गए, 53। तो इसमें केसेस कितने आ रहे हैं, 2, तो आंसर होगा इस बार 2/7। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। और भाई दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको अच्छे से करें भाई, बार बार देखें, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप इन लेक्चर्स को बार बार देखें बहुत अच्छे से, क्लियर है। थैंक यू सो मच।